हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th के मैथ सिलेबस को डिस्क्राइब करने के लिए है। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, कोई न्यू अपडेट नहीं आया है। जो ऑफिशियल साइट में मुझे सिलेबस मिला, जो मुझे ई पाठशाला जो गवर्नमेंट की एक एनसीईआरटी के लिए ऐप है, तो उससे मैंने क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया है सिलेबस में। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपडेट कर रही हूँ। अगर इसके बाद भी कोई अपडेट आता है तो ज़रूर इस चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको न्यू सेशन के लिए 2025-26 के लिए मैथ्स का सिलेबस आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको जो भी नई वीडियो आएंगी वो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, तो जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा। और पूरे ही सेशन में इसमें बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोड होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब देखो, सबसे पहले मैं आपका एग्जाम पैटर्न आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि एग्जाम पैटर्न बेसिकली है क्या। तो एग्जाम पैटर्न में ना, सबसे पहले तो आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स मेंशन होंगे वो 100 मार्क्स मेंशन होंगे। और उस 100 मार्क्स से भी आपको ग्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, या फिर आपको सीजीपीए के हिसाब से 10 में से ओवरऑल वो अपने आप निकालते हैं, उससे आपको ग्रेडिंग होगी। लेकिन हाँ, ये होगा कि आपको 100 मार्क्स का पूरा उसमें मेंशन होगा कि आपको कितने रिटर्न में मिले हैं, कितना आपको इंटरनल असेसमेंट में मिला है, ठीक है। अब ये 100 मार्क्स जो रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बेसिकली, रिटर्न और इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, रिटर्न 80 मार्क्स का होता है। रिटर्न का तो हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपका इससे पहले ये बता देती हूँ इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में आपके जो 20 मार्क्स है ना, वो 10-5-5 में डिवाइड हो जाएंगे। एक होता है पेन पेपर टेस्ट, दूसरा होता है लैब प्रैक्टिकल, और एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बेसिकली आपकी मैडम का काम होता है ये सारा का सारा, कि एक फाइल बन जाती है। उस फाइल में पूरा आपका नाम से लेकर के आपका पूरा, आप कैसे आपका क्लास में जो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उस बिहेवियर, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक पूरा पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपकी कॉपीज जो मैम आपको नोट्स बनवाती हैं, वो सब के सब फाइनल में कलेक्ट होती हैं, और उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लैब प्रैक्टिकल बेसिकली क्या होती है? लैब प्रैक्टिकल आपके कुछ ना कुछ आपके जो है क्या होंगे, इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल चीजें जो करवाई जाती हैं, उसको आपको एक फाइल में लिखना पड़ता है। उसके बाद मैम ऐसे कर सकती है, प्रैक्टिकल फाइल के बेस पे ही नंबर देते, या फिर वो कभी कभी जैसे हम लोग करते थे तो मैं इसमें वाइवा भी अटैच करा देती थी और एक प्रैक्टिकल करने को दे देती थी। तो इसको 2-1 करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क भी आपको देखना पड़ेगा। और पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली पेन पेपर टेस्ट में आपको क्या होगा, जो यूनिट टेस्ट या जो आपके अभी आएंगे, है ना, पीरियोडिक टेस्ट आएंगे, उन पीरियोडिक टेस्ट में 4 पीरियोडिक टेस्ट आपके ले लिए जाएंगे। उसमें से जितने भी 4-5 जितने आपके होते हैं पीरियोडिक टेस्ट, वो होंगे, उसमें से बेस्ट लिए जाएंगे। उस बेस्ट का एवरेज निकाल के 10 में से मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक पेन पेपर टेस्ट हो गया। तो इन सब से मिलकर के आपके 100 मार्क्स जो हैं वो आपके रिपोर्ट कार्ड में जाएंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, के बेसिकली आपका एग्जाम में जो मार्क्स हैं, वो मार्क्स का, इसको हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से होगा, ठीक है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस। देखो, सिलेबस बेसिकली क्या है ना, ये प्री आपका पूरा का पूरा मैथ्स है, जो कि 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब ये यूनिट क्या क्या हो सकती है? देखो, सबसे पहले एल्जेब्रा आ जाती है। नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम अरिथमेटिक भी लिख सकते हैं। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक तो अरिथमेटिक में आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम में भी क्या आ जाता है, जो रियल नंबर आपका चैप्टर 1 है, वो इसी में अरिथमेटिक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एलजेब्रा, ठीक है।
एलजेब्रा भी मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें सारे वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी करते हो, वो सब के सब आपके इसमें आ जाएगा। जैसे पोलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, आगे चैप्टर की नेम बताऊंगी मैं आपको, तो वो इसमें एलजेब्रा में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट आपके पास एक है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आप पॉइंट की लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट एब्सिस के बारे में स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये मैथ्स की पूरी एक ब्रांच है। तो टोटल 7 ब्रांचों से मिलकर के आपकी 10th की मैथ्स बनी है। इसमें एक और चीज आती है, ज्योमेट्री भी इसी में आएगा, जिसमें आप सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, या ट्राइंगल्स, सर्कल्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे, वो ज्योमेट्री में आ जाता है। ज्योमेट्री का ही एक पार्ट और है आपके पास, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में बेसिकली आप उन्हीं के ना एरियाज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एरियाज हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। मेंसुरेशन में बेसिकली इसी का ही पार्ट होता है। एक ये आप नेक्स्ट यूनिट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो और एंगल के बारे में स्टडी करोगे आप, वो पूरी डिटेल से मैं बताऊंगी कि क्या होता है उसमें। साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आप स्टडी करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहाँ पढ़ोगे। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में पढ़ोगे, राइट। एक सिक्स्थ इसमें यूनिट है, वो है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, बेसिकली डेटा को स्टडी करते हैं। डेटा को हम पहले रॉ डेटा लेते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, उसको ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है, उसका मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, वो सब हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम करते क्या है, हम चांसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कोई भी इवेंट जो है या कोई भी एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो चुका है, कितने ट्रायल हो चुके हैं, कितने इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, क्या आपका जो है आउटकम निकल के आया है, क्या वो पॉसिबिलिटीज सारी हम प्रोबेबिलिटी में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आपके पास 7 यूनिट है, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, अर्थमेटिक में हम सिर्फ नंबर्स वगैरह की स्टडी करते हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम आ रहा है जिसमें आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको स्टडी करोगे, वो सब अर्थमेटिक में आता है। एल्जेब्रा में वो आएंगे जिसमें वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, जैसे पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में वेरिएबल यूज करते हो आप, ठीक है, वो सब स्टडी हम एल्जेब्रा में करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसकी स्टडी करते हैं पूरी की पूरी। ज्योमेट्री हमें हम बेसिकली किसी भी फिगर की स्टडी करते हैं, लाइक ट्राइंगल कैसे बनता है या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सर्किल क्या है, सर्किल में सेंटर क्या है, उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये हम ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। मेंसुरेशन मैंने कहा ज्योमेट्री का एक पार्ट है, तो मेंसुरेशन में हम इसी के फिगर, जो ज्योमेट्री के फिगर हमने पढ़े हैं, उसके मेजरमेंट को देखते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी साइड की लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी स्टडी करते हैं। फिर एक नेक्स्ट ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरी मैथ्स की एक ब्रांच है। यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं डेटा की। डेटा हम सबसे पहले, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल आपकी मैम ने आपकी अटेंडेंस ली, ठीक है, तो वो अटेंडेंस सबसे पहले क्या हुई, मैडम ने कलेक्ट की हुई है, ठीक है। कलेक्ट पहले आप लोग आए तो रॉ डेटा हमारे पास मिला, उसके बाद मैम ने उसको डेटा को कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर में किया, फिर किसी सेकंड पर्सन प्रिंसिपल ने उस रजिस्टर को देखा, तो एक मीडिएटर ने जाकर के वो डेटा दिया। तो वो डेटा के बारे में जो स्टडी मेन क्या था, ना मैडम मेन थी ना प्रिंसिपल मेन था, मेन क्या था, आपकी अटेंडेंस मेन थी, तो वो एक डेटा है। उसी तरीके के डेटा के बारे में हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। बेसिकली कोई भी रॉ डेटा है, उसके मीन, मीडियन, मोड, उसकी सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में चांसेस की बात होती है कि देखो हम क्या करते हैं कि
कोई भी इवेंट करवा, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कोई कॉइन को टॉस किया, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वो फेयर कॉइन है, फेयर मतलब आपने नहीं बनाया वो कॉइन, मतलब वो रियल का कॉइन है, ठीक है। अगर रियल का कॉइन है तो बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज होंगी, हेड एंड टेल की, राइट। तो जब हेड एंड टेल की पॉसिबिलिटीज होंगी ना, तो इसकी स्टडी कि हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा, आपने टॉस कितनी बारी किया है, वो चांसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे आपके कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसके सक्सेसफुल होने में कितने क्या चांसेस हैं, वो सब हम इसी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांस को कैलकुलेट करने का एक पूरा मैथडोलॉजी है, एक ब्रांच है, पूरी की पूरी मैथ्स है, राइट। तो इन सब से मिल करके क्लास 10th की मैथ्स स्टडी करोगे। अब आप देखो, आप कह सकते हो आपको इन सब पूरी की पूरी हर ब्रांच को पूरा नहीं बताया जा रहा, उसको सिर्फ टच किया जा रहा है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। और क्लास 10th की जो मैथ्स होती है ना, वो बेस होती है। अगर किसी को यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ मैथ्स जो है हम कर सकते हैं, तो वो आगे क्लास 11th में कंटिन्यू कर सकता है और मैथ्स में ही अपना फ्यूचर आगे कुछ इंजीनियरिंग कर सकता है या पायलट बन सकता है। बहुत जगह इसको डिफेंस में काम आता है, हर जगह ये मैथ्स काम आती है, वहाँ यूज कर सकता है। जिसको मैथ्स लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है समझ में, वो भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ करके उसको यहाँ डिसाइड हो जाएगा कि उसकी को आगे फ्यूचर में लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको आपको स्ट्रीम चूज करने में भी ये हेल्प करेगा, राइट। तो आज मैंने आपको इतना बता दिया। अब देखो इसमें आपकी जो बुक है, बेसिकली उसमें ये 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें हम सारे नंबर्स तो बेसिकली क्या, इसमें आपके पास एक तो वो फंडामेंटल थ्योरम देंगे, ठीक है। और आपको रियल नंबर क्या है वो थोड़ा मैं इसमें बता दूंगी। और इसमें रिलेटेड और चीजें जैसे एक आधा थ्योरम है वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना, अभी तक आपको पता होगा रूट टू इरेशनल नंबर है, 9th में भी ये पहले चैप्टर में है। लेकिन अब ये रूट टू इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना आपको क्लास 10th में सिखाया जाएगा, राइट। सेकेंड चैप्टर है पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में बेसिकली आपको डिग्री बताई जाएगी कि डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और पोलिनोमियल के लिए भी इसमें और कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है वो स्टडी करेंगे हम, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन हम 9th में पढ़ चुके हैं, या पॉलिनोमियल में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तो यहाँ इसकी स्टडी करोगे आप। फिर ये जो टू वेरिएबल्स की आएंगी ना, इससे जो दो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। दो लाइन्स के बारे में पूरा चैप्टर है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल का ही एक छोटा पार्ट उठा के रखा गया है, इसमें से एक पोलिनोमियल को उसको पोलिनोमियल से इक्वेशन बना दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम मेन जो है इसके रूट्स और इसके रूट्स का कैरेक्टर वो सब स्टडी करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली एक सीक्वेंस आपको मिलेगी और उस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, जैसे 1 2 3 है, इसका nth टर्म 10th टर्म निकालो, ऐसे तरीके से nth उसके इनके टर्म का सम जो है वो कितना होगा, वो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में बेसिकली वो आपको देंगे कि इस बार जो होगा आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होगी पीपीटी, वो क्या होती है वो इसमें हम पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने अगेन कहा कि हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो इसमें बेसिकली आप क्या होगा ना, आपके पास एक उन्होंने एक लाइन सेगमेंट दे दिया होगा। लाइन सेगमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो दो पॉइंट ए बी दे देंगे आपको, उसके बाद वो थर्ड पॉइंट एक कहेंगे पी पॉइंट ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो इसकी स्टडी हम यही करेंगे, इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका मैंने आपको बार बार बता दिया कि ये एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके साइड के जो रेशियो होंगे और इसका जो एक एंगल होगा एक्यूट एंगल, उसमें क्या रिलेशन है, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप स्टडी करोगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, उसकी वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई आप जमीन से छत में देख रहे हो तो छत की तक की, उस बिल्डिंग तक की हाइट कितनी होगी, वो सब निकालना हम इससे सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। सर्किल से हम बेसिकली इसमें क्या है, सर्किल का सारी चीजें हैं। कैसे, सर्किल का सेंटर से लेकर के, सरकमफेरेंस से लेकर के, सिकेंड से लेकर के, पॉड से लेकर के, और इसमें सबसे मेन एक टेंजेंट दे देंगे वो बना करके सर्किल को, जो टेंजेंट है, सर्किल की टेंजेंट का लेंथ, वो आपको इसमें निकालना हो, राइट। नेक्स्ट आता है 11th, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब सर्किल में भी आपको पता है कि वो आपको ये भी देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज वो देंगे आपको सेगमेंट क्या होता है, वो मैं आपको तभी बताऊंगी जब मैं पढ़ा रही होंगी। तो ये बेसिकली कुछ एरिया कवर करेगा, ये भी कुछ एरिया कवर करेगा, ये भी कुछ एरिया कवर करेगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी स्टडी करेंगे कि एरियाज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें ना आपको सारे, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, और स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्टम है, उसकी वॉल्यूम्स और एरियाज की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली इसमें ना आपके पास अब थोड़ा मीन मीडियन मोड तो आपने 9th में भी निकाला होगा, लेकिन यहाँ एक स्टेप आगे कि अगर जो आपके पास क्या हो, नंबर्स डेटा बहुत ज़्यादा हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा डेटा है, अगर उस डेटा की भी वैल्यूज ज़्यादा ज़्यादा है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि हम लोग 9th में तो बहुत सिंपल पढ़ते हैं, तो एक स्टेप ज़्यादा करके इसमें वो दे देगा स्टैटिस्टिक्स में। और एक और एक वर्ड इसमें नया इंट्रोड्यूस होगा, ऑजाइव ग्राफ या ऑगिव ग्राफ, कुछ कहते हैं, कुछ ऑजाइव कहते हैं, तो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। वो ग्राफ इसमें सबसे अच्छा मीडियन निकालने के लिए एक नया टॉपिक निकल के आएगा, जो एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें भी यही मेन चीजें क्या होंगी प्रोबेबिलिटी में, चांसेस के, इवेंट आपको पता चलेगा इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और लाइकवाइज प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और पॉसिबल प्रोबेबिलिटी और वो कैसे निकाली जाती है, वो सारी की सारी स्टडी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे 14 क्या है चैप्टर्स। अगर आपको यूनिट वाइज बताना है कि यूनिट क्या होता है, तो ये फर्स्ट यूनिट में आएगा रियल नंबर। ठीक है, फिर जिसमें इनमें सब में आप जिसमें देखते रहिए, जिसमें भी आपको वेरिएबल्स नजर आते हैं, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो वेरिएबल देगा तो आप इसको इसमें भी यूज कर सकते हो, अगर वेरिएबल नहीं दे रहा है तो आप उसको एल्जेब्रा में भी यूज कर, अर्थमेटिक में तो आ ही सकता है वो, अर्थमेटिक में ही इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स वाला जो होगा, ट्राइंगल्स और सर्कल्स वाले दोनों चैप्टर आपके किस में आ सकते हैं, ज्योमेट्री में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफरेंट ब्रांच है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री की ही ब्रांच हो जाएगी। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम, ये आपकी ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री में भी हम इसको मेंसुरेशन का पार्ट कह सकते हैं, ये स्टैटिक्स का पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, बस। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली क्लास 10th के 14 चैप्टर। तो देखो, आपको बहुत इजी वे में मैं आगे भी चैप्टर्स को कंटिन्यू करवाने वाली हूँ, तो बने रहना वीडियो के साथ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे हम, आप डेली एक एक वीडियो देखते रहिए, तो आपको हेल्प होती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।